साल की महिला जो कि लाइन में लगी होती है हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में लाइन में लगी होती है और उसको आवाज आती है आगे, खांसी करने की आवाज आती है कि कोई बहुत तेज तेज खांस रहा है और वो आवाज उसको जानी पहचानी लगती है। जब वो उसको आवाज जानी पहचानी लगती है तो वो जाती है आगे और देखती है जाके आखिर कौन है, तो वो देखती है कि उसका पति है जिसने उसको 4 साल पहले छोड़ दिया है। जब वो देखती है कि मेरा पति, तो बोलती अरे तुम्हारी ऐसी कैसी हालत हो गई है, तुम तो बहुत अच्छे थे और ऐसा कैसे हो गया, कौन आया तुम्हारे साथ में, क्या हुआ है तुमको। उससे पहले वो क्या करती, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ वाली जगह थी, सब लाइन में लगे थे, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था सही से। तो जो उसकी पत्नी होती है, जो रूम होता है जहां पर जो पेशेंट बैठे होते हैं उनके वहां पर लेके जाती है उस रूम में और वहां बिठाती है और उससे सही से बात करती है, उससे पूछती है आखिर क्या हुआ है तुमको और इतने ज्यादा तुम बीमार कैसे हो, तुम्हारी हालत सही नहीं है, कौन आया है तुम्हारे साथ में दवाई लेने के लिए। तो वो जो पति होता है बोलता है नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे तो वैसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो जो पत्नी होती है बोलती है क्यों, तुमने तो रोली से शादी की थी, वो क्या हुआ, वो क्यों नहीं है साथ में। पति रोने लगता है। जब पति रोने लगता है तो वो पूछ लेती है कि आखिर क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो जो पति होता है वो बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया है, मुझे क्षमा कर दो मधु। तो फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स अगर आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ता है। ये जो कहानी है एक सच्ची कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी है, एक पति पत्नी की स्टोरी है। तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे एक पति को अपनी पत्नी से अलग होने के बाद में एहसास हुआ कि जो वो पहली पत्नी थी वही सच्ची थी, जो दूसरी लेके आया था उसने किस प्रकार उसको धोखा दिया। तो चलिए हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये घटना है दिल्ली की, जो सफदरजंग हॉस्पिटल में ये दोनों पति पत्नी मिलते हैं 4 साल के बाद में। पत्नी का नाम होता है मधु और पति का नाम होता है विवेक। जो मधु और विवेक जब हॉस्पिटल में मिले तो पत्नी ने बोला क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया जो आपकी पत्नी आपके साथ नहीं आई है, आपने उस पत्नी के लिए मुझे छोड़ दिया। आपको याद है आप बोतल लेके आए थे और आपने बोला कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं इसको पीकर मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, इस वजह से मुझे आपको छोड़ना पड़ा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप उसके लिए ये स्टेप ले रहे हो, आप उसके लिए मुझे छोड़ रहे, कल के लिए उसने आपको छोड़ दिया तो क्या करोगे। तो आपने बोला कि नहीं, वो तो कभी छोड़ नहीं सकती है, या आपको किसी और से फिर से प्रेम हो जाएगा तब आप क्या करोगे। तो आपने बोला कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा कभी किसी से होगा ही नहीं। ये विवेक की बात थी। तो पत्नी चली जाती है 4 साल पहले, जो उसके साथ में हुआ था। ये मुझे मधु की लव मैरिज हुई थी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, और इनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। 2 साल ही उनके शादी हुए थे, तभी विवेक की जिंदगी में एक लड़की आती जो बेहद खूबसूरत होती है। उसके बाद में विवेक उसके प्यार में पड़ जाता है। वो विवेक जो वो लड़की होती है रोली, वो बोलती है कि देखो विवेक, मैं तुमसे शादी जब भी करूंगी जब तुम्हारी वाइफ नहीं होगी, अपनी वाइफ को बोलो तलाक लेने के लिए। लेकिन जो मधु होती है वो तलाक लेने के लिए रेडी नहीं थी, बोली नहीं, मुझे तलाक नहीं देना है, मुझे तुम्हारी पत्नी ही बन के रहना है और मुझे तलाक नहीं देना है। जब विवेक ने बार बार ये सब बोला तो उसने बोला ठीक है मैं चली जाऊंगी पर मैं तलाक नहीं दूंगी। विवेक ने बोला ठीक है, अगर तुम ऐसे ही चली जाओगी, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं 10,000 रुपए हर महीने तुमको भेजूंगा, मैं 10,000 हर महीने तुमको रुपए भेजता रहूंगा। उसके बाद मैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो भी मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प करता रहूंगा, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मधु ने बोला जब सामने वाले आदमी ने ठान ही लिया है कि मुझे रखना नहीं है, तो फिर मुझे रहने का कोई मतलब नहीं है, फिर मैं यहाँ से चले ही जाना अच्छा है। मधु की जो सास होती है बहुत अच्छी होती है, अपने बेटे विवेक को समझाती है कि बेटा ऐसी गलती मत कर, कितनी अच्छी बहू है, सुशील बहू है, कितना ध्यान रखती है मेरा तो वैसे ही बुढ़ापा है बेटा, ऐसा मत कर बेटा, दूसरी आएगी पता नहीं कैसी क्या होगी, तो मेरे लिए देख। लेकिन विवेक ने एक बात अपनी माँ की भी नहीं मानी। जो मधु होती है वो चली जाती है
अपने माँ के यहाँ पर। माँ के यहाँ पर जाती है तो वहाँ जो मोहल्ला पड़ोस वाले लोग होते हैं कुछ दिन बाद पूछने लगते हैं क्या हुआ, कुछ झगड़ा हो गया है क्या आपका, जो आपकी बेटी यहाँ पर रह रही है। तो मधु को जब ये बातें सुनने को मिली तो मधु ने बोला माँ मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे कुछ जॉब करनी है और ऐसे तो जिंदगी नहीं मेरी कटने वाली है। तो जो मधु होती है वो सरिता विहार में जाती है और वहां पर अपना घर ले लेती है, क्योंकि माँ का घर जो आनंद विहार में था, आनंद विहार में माँ रहती थी और वो रूम रेंट पर लेकर मधु चली जाती है वहां रहने के लिए। उसके बाद में ये जो विवेक होते हैं जो रोली को घर ले आते हैं, उसे शादी कर लेते हैं, क्योंकि माँ की तबीयत सही नहीं रहती थी। जो विवेक की माँ थी उनकी तबीयत सही नहीं रहती और ये जो मधु आती है, सॉरी रोली आती है, जो दूसरी पत्नी आती है, वो जीना और दुश्वार कर देती है। एक तो बूढ़ी माँ बीमार रहती थी और इसका बाहर आना जाना बहुत रहता था रोली का। ये जो विवेक होता है ये अपनी जॉब पर चला जाता था और ये अपनी किट्टी पार्टी करना या बाहर घूमना, बहुत ज्यादा अय्याशी इसकी बहुत ज्यादा थी। तो ये घर पे रुकती नहीं थी, तो माँ की सेवा कौन करे। माँ चिंता में और टेंशन में परेशान होती जा रही थी कि अच्छी खासी मेरी बहू थी, मेरी देख रेख करती थी, ये जब से आई है तो मेरा बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखती, मुझे पानी तक नहीं देती, अब मैं क्या करूं। और शादी के बाद ही रोली ने उसको अपनी मुट्ठी में ले लिया था, जो विवेक को। उसकी जो भी सैलरी आती थी वो अपने हाथ में रखती थी, इसको खर्चा देती थी, जो भी इसको खर्चा करना होता था ये खुद रोली अपने हाथों से उसको दिया करती थी पैसे। ऐसे करके विवेक भी काफी परेशान होने लगा। उसने कहा ये तो मेरी जो पहली पत्नी थी उसने आज तक कभी ऐसा नहीं किया और ये तो मुझे एक एक रुपए के लिए तरसा रही है। माँ की तबीयत और बिगड़ती जाती है, बिल्कुल भी देखरेख नहीं करती है और माँ अंतिम सांस लेती है। सासू माँ की मौत हो जाती है। सासू माँ की मौत होने के बाद में विवेक और टूट जाता है कि माँ भी चल बसी, जो माँ के साथ में एक था कि लगाव था, ये तो ज्यादा मतलब नहीं रखती थी और रोली ये अपने में ही मस्त रहती थी। उसके बाद में जब माँ भी नहीं रहती तो ये रोली बोलती है विवेक से, ऐसा करो ना, ये काफी पुराना घर हो गया, क्यों ना इसको बेच के हम नया घर लेते हैं, अच्छा लगेगा, नए लोग होंगे, नई सोसाइटी होगी, थोड़ा स्टेटस मेंटेन हो जाएगा। तो विवेक ने बोला पहले तो मैं बेचना नहीं चाहता हूँ इसको, क्योंकि ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, मेरी पुरखों की है और मैं दूसरे घर में नहीं जाना चाहूँ। फिर इसने बहुत ज्यादा धमकियां दी, बोले नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, छोड़ के चली जाऊंगी अगर तुम घर नहीं बेचोगे। तो उसने बोला ठीक है चलो, कैसे भी करके चलता रहे रिश्ता। इसने घर बेच दिया, घर 1.5 करोड़ का घर बिका। उसके बाद में इसने बोला रोली ने, देखो जो मकान नया फ्लैट लेंगे वो मेरे नाम पर करना। विवेक ने मना कर दिया, नहीं नहीं, जो मेरी पुश्तैनी जमीन बिची है वो उसको बेच के मैं तुम्हारे नाम पर नहीं कर सकता, जो मेरे पुरखे हैं उनकी जमीन जो मैंने बेची है मैं अपने नाम पे ही लेना चाहूंगा, मैं तुम्हारे नाम पर नहीं करूंगा। तो इसने शर्त रख दी रोली ने, ठीक है तो 50,000 रुपए मेरे नाम पर कर दो। तो विवेक ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे नाम पर 50,000 रुपए कर देता हूँ। और वहां पर ये दिल्ली में एक नया मकान ले लेते हैं। जब नया फ्लैट ले लेते हैं वहां पर रहने लग जाते हैं जाके। ये अपने माँ बाप को भी वहीं बुला लेती है, जो रोली होती है, और भाई भी रहता है। सारे लोग एक ही फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं, वहां रहते हैं। ये जो विवेक होता है ये काफी अकेला पड़े, क्योंकि वो ये जॉब करके आता और ये अपने हंसी मजाक और अच्छे से चल रही होती है इनकी जिंदगी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक सूनापन था, क्योंकि कोई भी उसका नहीं दे, रोली भी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। अब वो सोच रहे कमा मैं रहा हूं, मौज ये सब कर रहे हैं, मैं क्यों कमा रहा हूं, मैं कमाना ही बंद कर देता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसने जॉब ही छोड़ दी। उसने जब जॉब छोड़ दी उसके बाद में रोली ने बोला तुमने जो, बोले नहीं नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, अब जो भी है इसी से गुजारा करो, 50 लाख तुम्हारे अकाउंट में पड़े, इसी से खर्चा करो जो भी है, अब मैं जॉब नहीं। काफी परेशान रह रहा है, ये नशे की लत लग जाती है इसको। जब परेशान रहता है तो नशा करने लगता है, शराब पीने लगता है, सिगरेट तंबाकू ये सब सेवन करने लगता है। उसके बाद में जब अत्यधिक शराब और गुटखा तंबाकू के सेवन से इसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, इसको बहुत ज्यादा खांसी होने लगती। तो रोली बोली ऐसा है तो मैं बहुत दिन से तुम्हें बहुत खांसी हो रही, चलो डॉक्टर को दिखा के आओ। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेकअप कराते हैं, तो डॉक्टर बोलता है आपको टीबी है और जो भी इनके साथ में रहेगा तो प्लीज सावधानी बरतिएगा और इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनका ट्रीटमेंट चलेगा 6 महीने, उसके बाद में बिल्कुल सही हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ में अगर जो भी रहेगा थोड़ी सावधानी बरतना। तो रोली क्या करती है, जब हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है तो जो विवेक का कमरा होता है वो दूसरे पे किराए पे लेकर उसको वहां रख देती है। बोली नहीं तुम यहाँ रहो, अगर मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी तो मुझे भी टीबी हो जाएगी, फिर क्या कौन देखेगा, देख रेख कौन करेगा। तो जब किराए पे रूम पर वहां पर रख देती है उसको और खाना पीना वहां से ही दूर से ही देकर आ जाती है उसको। विवेक बहुत परेशान हो गए, मेरा ही घर
और मुझे ही किराए पे रख दिया है और मेरे घर पे आराम से रह रहे हैं। विवेक को गुस्सा आता है, 2-4 दिन गुजरते हैं, फिर विवेक अपने घर पे आता है, बोल रहा सुनो मैं रहूंगा अपने घर पे, मैं अपने घर को नहीं जाऊंगा, मैं को रहूंगा जाके किराए पे, मेरा घर है, मैं एक रूम में रहूंगा, तुम्हें नहीं आना है मेरे पास से, मत आओ, पर मैं अपने घर में ही रहूंगा, मैं किराए पे नहीं रहूंगा। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता है, उसके बाद में हालत उसकी और बिगड़ती जाती है, क्योंकि कोई देख रेख उसका जो खान पान था वो नहीं कर रहा। उसी समय जब हॉस्पिटल में, ये सफदरजंग हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा होता है, उसी समय लाइन में खड़े इसकी जो पत्नी होती है मिल जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पत्नी मिल जाती है। तब पत्नी ने सारा हाल जाना तो पत्नी की भी आंखों में आंसू आ गए। पत्नी ने बोला क्यों विवेक, आप तो बोल रहे थे वो तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, वो तो हमारा जिंदगी भर साथ निभाएगी, फिर क्या हो गया उसको, फिर क्यों नहीं दिया उसने आपका साथ। तो जो विवेक होता है उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, बोले मुझे बहुत शर्मिंदा है और मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ में। पत्नी बोली मैंने भी आपसे बहुत प्रेम किया था और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं आपसे अलग हूं, पर आपने मेरे भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझा। तो विवेक बोला आज मुझे उसी का पछतावा है कि काश मैंने आपको कहीं ना कहीं समझा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मेरी पत्नी ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया कि कैसे भी करके मैं कितनी जल्दी मर जाऊं ताकि वो कहीं और चली जाए और मेरी सारी प्रॉपर्टी है वो उसको मिल जाए। तो जब ये सब सुना तो मधु की आंखों में भी आंसू आ गए। और जो बेटी होती है उसने पूछा पति ने कि ये बेटी किसकी है, बोली ये बेटी मेरी है। बोले हाँ जब तुमने मुझे छोड़ा था तो मैं घर आई तो मैं 1 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उसी दौरान फिर मेरा ट्रीटमेंट चला और मैं सफदरजंग इसी हॉस्पिटल में मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। और मैं हमेशा तुमको याद करती थी, कभी तो मेरे पति आएंगे, कभी तो मेरी सुध लेंगे, लेकिन आपने कभी भी मुझे पलट के भी नहीं देखा कि आखिर मैं हूं कैसी। दोनों की आंखों में बहुत आंसू थे, दोनों रोने लगते हैं। लोगों को लगा, जो भी वहां पर हॉस्पिटल में आसपास थे, वहां पर ट्रीटमेंट कराने जो आए थे वो सब उनको बस यही लग रहा था कि शायद डॉक्टर ने मना कर दिया होगा इनको कि शायद ये नहीं बचेगा, जवाब दे दिया होगा, तभी इतना रो रहे हैं। दुख तो होता है जब ऐसी कोई उनको सबको ये लग रहा था, उनको ये नहीं पता था इनकी क्या समस्या क्या है, ये किस पर बात कर रहे हैं। लोगों को दूर से देखने में बस यही लग रहा था। तो मधु ने बोला कि चलो छोड़ो, चलो अभी डॉक्टर के पास मैं चलती हूँ, लाओ पर्चा लाओ, मैं अपना दिखा के चले। फिर दोनों गए डॉक्टर के पास में गए। डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा और देख रेख अच्छे से देखभाल करेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद में दवाई लेने के बाद में तो घर वापस दोनों चले जाते हैं, एक दूसरे का नंबर लेते हैं, उसके बाद में घर वापस चले जाते हैं। जब घर वापस चले जाते हैं तो उसके बाद में जो विवेक होता है वो कॉल करता है अपनी पत्नी को कि मधु तुम घर पहुंच गई। बोले हाँ मैं घर पहुंच गई। बेटी कैसी है? बोले बेटी सही है। तो विवेक ने बोला कि अच्छा मधु तुमने बताया नहीं कि तुम, बोली मैं बेटी का टीका लगवाने के लिए गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम्हें देखा तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी ट्रीटमेंट की, इसलिए मैं टीका तो अगले फिर 15 दिन बाद लगवा लूंगी, कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिए। मधु ने अपनी माँ से बोला कि माँ ऐसे ऐसे वो मिले थे और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनकी जो दूसरी पत्नी उसने तो मरने के लिए छोड़ दिया है। तो माँ को भी काफी दुख हुआ। माँ ने फिर जो मधु होती है उसने बोला कि माँ क्यों ना मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन मैं उनकी पत्नी और मैं उनको अच्छा भला देखना चाहती हूँ, उनकी जो हालत देखकर मुझसे नहीं रहा जा रहा है। तो माँ तो फैसला लेती है मधु कि मैं एक रूम लेकर उनको वहां अलग रखकर उनकी सेवा करूंगा, वो जल्दी सही हो जाएंगे माँ। तो माँ ने बोला ठीक है बेटा, तुम्हें जो जैसा सही लगे वैसा तुम कर सकती हो। तो जब ये फैसला मधु ने लिया और कॉल किया विवेक को कि विवेक आप यहाँ आ जाओ मेरे पास में, मैं दूसरा रूम लेके रहूंगी और जो बेटी है हमारी वो माँ के साथ में रहेगी, मैं तुम्हारी देखरेख करूंगी। तो विवेक बहुत खुश हो जाता है और दूसरे दिन ही वहां पर पहुंच जाता है मधु के पास में। वहां ट्रीटमेंट चलता है 6 महीने तक। उसके बाद में वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट एकदम से अच्छा हो जाता है और फिर वो अपनी नौकरी होती है उसको भी ज्वाइन कर लेता है विवेक। उसके बाद वो फैसला लेता है कि चलो अब हम अपने घर चलते हैं, अब मैं भी अच्छा हो गया हूँ। अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर अपने घर जाते हैं। तो जब घर जाते हैं तो जो रोली होती है वो देखती है, दरवाजा खोलती है, अरे ये तो हष्ट पुष्ट हो गया, ये तो अच्छे से और अपनी फैमिली के साथ आ गया। तो विवेक जाके बोलता है कि आप सारे लोग आप यहाँ से जा सकते हैं, आप मेरी पत्नी और मेरे बच्चे और हम यहाँ रहेंगे, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जो दूसरी शादी की थी विवेक ने पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था, तो पहली पत्नी का पूरा हक था उस पर। तो रोली पहले से इतना विवेक को लूट चुकी थी और कितना लूटेगी वो भी समझ चुकी, जितना लूटना था लूट लिया, अब मुझे नहीं इससे कुछ।
तो वो अपनी फैमिली के साथ में जो रोली होती है वो निकल जाती है बिना कहे, और ये जो विवेक होते हैं, मधु होती है और उनकी जो बच्ची होती है रूही, उसके साथ में वो एक अपना फिर से एक आशियाना बसा लेते हैं, आराम से खुशी पूर्वक रहने लगते हैं पति पत्नी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।